हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीगल के बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, और हम बात करेंगे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चन आंसर के बारे में जो कि आपके लीगल से ही संबंधित होंगे। यह वीडियो AILT, क्लैट या फिर BHU DU के जितने भी लॉ के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके एग्जाम में लीगल से संबंधित बुक्स पूछे जाते हैं, आपकी जानकारी के न होने के कारण आप क्या करते हैं, उसको गलत टिक करके चले आते हैं। तो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे और उन्हीं स्पेसिफिक बुक्स के बारे में डिटेल में आप बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए समय समय पर ऐसे ही टॉपिक वाइज लीगल को कवर करता रहता हूँ। तो आइए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला बुक है, बुक का नाम वो क्या है, माई लाइफ लॉ एंड अदर्स थिंग्स। क्या माई लाइफ लॉ एंड अदर्स थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक यह लिखी गई है MC सीतलवाड़ के द्वारा। किसके द्वारा? MC सीतलवाड़ के द्वारा। देखिए, जो यह MC सीतलवाड़ थे, यह हमारे इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, या फिर हिंदी में बोले तो फर्स्ट महान्यायवादी थे। और ये महान्यायवादी होने के साथ ही साथ यह हमारे प्रथम विधि आयोग, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात की बात कर रहे हैं, कब की? स्वतंत्रता के पश्चात की बात की। सबसे पहले कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। और हमारा लॉ कमीशन या विधि आयोग की बात आई ही है तो वह उसका गठन कब किया गया था? 1834 में चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया था। और उस समय जब इसका गठन किया गया 1834 में, तो उस समय जो प्रथम बने थे अध्यक्ष वह थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? यही MC सीतलवाड़, जो कि इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी थे। और इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? माई लाइफ लॉ एंड अदर्स थिंग्स। याद करिएगा, M से M कनेक्ट कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। M से M, पहला अक्षर M है, पहला अक्षर M है, MC सीतलवाड़ याद हो जाएगा। अब हम बात करें दूसरी बुक कि अ लॉयर्स जर्नी किसने लिखी है। देखिए, अ लॉयर्स जर्नी लिखा है किसने? जस्टिस RM सहाय ने। किसने लिखा है? जस्टिस RM सहाय ने लिखा है। कौन सी बुक? अ लॉयर्स जर्नी। ठीक है। अगली बुक से हमारी कि लीगली स्पीकिंग किसके द्वारा लिखी गई है? लीगली स्पीकिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो लीगली स्पीकिंग लिखी गई किसके द्वारा? जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के द्वारा। लीगली स्पीकिंग किसके द्वारा लिखी गई? जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के द्वारा। ठीक है। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हीं को प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। मतलब हिंदी में बात करें कि जेल विधि शास्त्र का पिता BR कृष्णा अय्यर को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसे जेल विधि शास्त्र का पिता कहते हैं, तो जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। यदि पूछे हिंदी में तो इंग्लिश में तो प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर कौन है? VR कृष्णा अय्यर है। याद रखिएगा। अगला हमारा बुक है वह क्या है कि जस्टिस फॉर द कॉमन मैन। जस्टिस फॉर द कॉमन मैन के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? वह है यही MC सीतलवाड़। M से M कनेक्ट कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। जस्टिस फॉर द कॉमन मैन के लेखक कौन? MC सीतलवाड़ हैं। हम किस बारे में पहले ही बता चुके हैं डिटेल में, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, बुक है कि द केस दैट शुक इंडिया। द केस दैट शुक इंडिया के ऑथर कौन है? वह है प्रशांत भूषण। कौन है? प्रशांत भूषण, जिसने लिखा था द केस दैट शुक ऑफ इंडिया। देखिए, यह बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें एक फैक्ट है कि यह बुक लिखा गया था इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लेकर, जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसको लेकर यह बुक क्या किया गया? लिखा गया। यह बुक किसके ऊपर लिखा गया? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह बुक लिखा गया इंदिरा गांधी के इलेक्शन के विवाद के ऊपर, जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि कुछ वर्षों तक आप चुनाव नहीं लड़ सकती ड्यू टू भ्रष्टाचार, जो भी रीजन रहा हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर लिखा गया? इंदिरा गांधी के इलेक्शन के ऊपर लिखा गया। कौन सी बुक? द केस दैट शुक इंडिया। किसने लिखी है? प्रशांत भूषण। इतना फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आगे बात करेंगे कौन सी बुक? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखिए, सभी लोगों को याद होता है इसका राइटर कार्ल मैक्स, लेकिन साथ में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा फ्रेडरिक एंगल्स। याद रखिएगा, यह दोनों ने कंबाइंड रूप से लिखा था बुक। ये कौन? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो केवल कार्ल मैक्स याद मत करिएगा, याद कर लीजिएगा फ्रेडरिक एंजल्स ने भी लिखा था इस बुक को। कौन सी बुक को? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला हमारा एक थ्योरी है कि द ड्रेन थ्योरी किसने दिया? द ड्रेन थ्योरी किसने दिया? तो यह दिया था द ग्रैंड ओल्ड मैन, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम जानते हैं। किसको? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने यह ड्रेन थ्योरी का क्या किया था? प्रोपाउंड किया था, या फिर उसकी
क्या की थी, बात की थी, ड्रेन थ्योरी की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला हमारा बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखा? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? वह है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात की थी। किसके, कौन सी बुक का? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला हमारा बुक है देखो फर्स्ट बुक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान के ऊपर सबसे पहली बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारे संविधान के ऊपर सबसे पहली बुक लिखी गई किसके द्वारा? दुर्गादास बसु के द्वारा लिखी गई। किसने लिखा? दुर्गादास बसु ने लिखा था हमारे संविधान के ऊपर सबसे पहली बुक। अगला बुक है हमारा क्या कि जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, जसवंत सिंह है, न कि यशवंत सिंह। आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए यशवंत सिंह भी देगा, लेकिन याद रखिएगा यश नहीं है, जस है। जसवंत सिंह ने लिखा था, यशवंत सिंह ने, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वह क्या? ऑफ द बेंच के लेखक कौन है? ऑफ द बेंच के लेखक कौन है? जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। कौन? ऑफ द बेंच के लेखक जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। हम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें इसकी तो पूछा दिया जाता है कि फादर ऑफ प्रिजन जूरिस्प्रूडेंस, या फिर हिंदी में बात करें कि जेल विधि शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि इसको जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर कहते हैं, जैसे मैंने पिछले में बताया था। अब हम बात करें कि PIL, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर हिंदी में बात करें तो लोकहितवाद। तो इस लोकहितवाद या PIL के लिए इंडिया में जिम्मेदार कौन है? किसके द्वारा लाया गया यह PIL? तो यह बात की किसके द्वारा? PN भगवती के द्वारा। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि PN भगवती किसके लिए जिम्मेदार है? PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद कर लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकहितवाद। अगला हमारा प्रश्न है कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम जाना अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता कहते हैं कि उसको ग्रोटियस कहते हैं। कहीं कहीं ग्रोट्स में मिल जाता है तो ग्रोटियस कहते हैं, याद रखिएगा, सिमिलर वर्ड कंफ्यूज मत होइएगा। अगला हमारा टॉपिक है कि उपयोगितावादी या यूटिलिटेरियन थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया? तो उपयोगितावादी सिद्धांत या यूटिलिटेरियन थ्योरी दिया गया किसके द्वारा? JS मिल के द्वारा। किसके द्वारा? JS मिल ने दिया था। कौन सा सिद्धांत, कौन सी थ्योरी? यूटिलिटेरियन थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत। और आज का जो लास्ट हमारा बुक है वह क्या? लिविंग विथ ऑनर किसके द्वारा लिखी गई? तो लिविंग विथ ऑनर बुक लिखी गई किसके द्वारा? शिव। क्या आपको पता है सबसे अधिक कन्फ्यूजन आपको कहाँ पर होता है? झंडा फहराने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यही चीज़ें, डिफॉर्मेशन के कितने टाइप हैं, कब नालसा की कन्फ्यूजन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तो इन सभी कन्फ्यूजन वाली चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के डाउटफुल क्वेश्चन आंसर सीरीज के पहले एपिसोड में, जहां पर हम आपके कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ उन प्रश्नों के जवाब देंगे जो आपके सबसे अधिक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे हम बात करें कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है, जो राइट टू वोट हमें मिला है, वोट देने का अधिकार है, यह किस प्रकार का अधिकार है, जो अभी वर्तमान में हम बात करें ऐसे प्रश्नों को कि नालसा जो स्थापित हुआ था कब हुआ था, किस एक्ट के थ्रू हुआ था। जो आपके प्रश्न जो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे, कुछ प्रश्न हैं जो कि पेपर सॉल्व कराते समय बाय मिस्टेक जल्दी में गलत हो गए थे, तो उन फैक्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है जो हमें मिला कमेंट बॉक्स में देखने को कि संसद के सदस्य की सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है। देखिए, संसद सदस्य के बारे में निर्णय कौन करेगा? निर्वाचन आयोग के कहने पर, वहाँ पर निर्वाचन आयोग के कहने पर जिस सदन का वह सदस्य है, या तो फिर राज्यसभा का होगा चाहे लोकसभा का होगा, तो वह जिस सदन का सदस्य होगा उस सदन का सभापति चाहे स्पीकर उस सदस्य के सदस्यता के बारे में निर्णय करेगा। कौन? उस संसद सदन का सभापति चाहे स्पीकर, किसके सिफारिश पर, किसके कहने पर? निर्वाचन आयोग के। ध्यान रखिएगा। दूसरा आज का जो टॉपिक था वह था कि नालसा की स्थापना कब की गई। मैंने बताया था नालसा की स्थापना 1987 में, लेकिन वहाँ पर वो मैंने जो बताया था वह एक एक्ट की बात की थी। मैंने किसकी? एक्ट की बात की थी। बाय मिस्टेक हो सकता है मैंने इस्टेब्लिशमेंट भी बता दिया हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट मतलब इसकी स्थापना जो हुई थी उसको हम कब कहेंगे? 9 नवंबर 1900
1995 को। तो याद रखिएगा 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि डेट पूछे तो 9 नवंबर 1995, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और यदि पूछे किस एक्ट के थ्रू, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट किसके थ्रू, 1987 में। ठीक है, अब हम बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूचना आयुक्त और बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त में आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ये दो चीज़ें आप जल्दी जल्दी में गलत करके आते हैं, क्या कि सूचना आयुक्त कौन है, सूचना आयुक्त, और दूसरी चीज़ होती है क्या, निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त। अब ये दो चीज़ें आप जल्दी जल्दी में गलत करके आते हैं, ये सोचते हैं कि एक ही है। नहीं, ध्यान दीजिए, सूचना आयुक्त मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर और निर्वाचन आयुक्त मतलब इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों अलग अलग पद हैं। ध्यान दीजिएगा, यह निर्वाचन आयुक्त का हमें प्रावधान हमारे संविधान में देखने को मिलता है, जबकि सूचना आयुक्त का प्रावधान हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं वह कौन है, वह है बिमल जुल्का। देखिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको नोट कर लीजिए। आपको कभी कभी पूछता है निर्वाचन आयोग तो आप लगा देंगे बिमल जुल्का, या फिर सूचना आयोग पूछेगा तो आप दूसरा लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम होता क्या है कि आपसे सूचना आयोग पूछा जाता है तो आप बताते किसका है, निर्वाचन आयुक्त का। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग चीज़ें। और निर्वाचन आयुक्त कौन है इस समय, कौन है, सुनील अरोड़ा हैं। कौन है, सुनील अरोड़ा हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयुक्त और सूचना आयुक्त अलग अलग हैं। इनको हम इंफॉर्मेशनल कमीशन बोलते हैं, इसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। इनका काम देश में क्या है, क्या करना है, निर्वाचन के कंडक्ट कराना है, ये इलेक्शन कराना, कंडक्ट कराना है। और ये वर्तमान में कौन है, सुनील अरोड़ा, और सूचना आयुक्त कौन है, बिमल जुल्का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम गलत हो जाता है वो चीज़ें। तो एक बात देखिए, क्लियर समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दो लोगों की बात हम यहाँ पर करेंगे। पहला किसके बारे में करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे किसके, उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। सबसे पहली चीज़ एक बात याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति होगा तो निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर एक चीज़ की बात नहीं की जाएगी, वह होगा किसकी, मनोनीत सदस्य। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य केवल और केवल भाग लेंगे किसमें, राष्ट्रपति के। अब कौन कौन से निर्वाचित सदस्य, देखिए संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य मैंने बोला कि भाग नहीं लेंगे। अब लोकसभा राज्यसभा हो गया, अर्थात हम इसको कंबाइंड रूप में क्या बोल सकते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य बोल सकते हैं। अब साथ में जितनी विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं चाहे वह किसकी हो, स्टेट की हो अर्थात राज्य की हो, या फिर विधानसभाएं किसकी हो, यूनियन टेरिटरी या फिर किसकी हो, संघ शासित प्रदेशों के, उनके भी निर्वाचित सदस्य ही, मनोनीत सदस्य नहीं। इन चारों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यही भाग लेते हैं इसके निर्वाचन में, किसके, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के। फिर समझिएगा, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो चुन कर जाते हैं, वह चाहे लोकसभा सदस्य हो, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा के जो राज्यों से आते हैं, या विधानसभा जो संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, जो कि वर्तमान में कहाँ पर, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन जो मनोनीत किए जाते हैं, जैसे लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 और विधानसभा में 1, जो मनोनीत किए जाते हैं एवं विधान परिषद में, ये भाग नहीं लेते। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। आपको कंफ्यूजन करने के लिए सही पूछ देता है। अब हम बात करें किसकी, उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति में कौन लेगा, उपराष्ट्रपति में निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, इसमें लेते हैं कौन, संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस, अब यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य नहीं ले रहे थे, किसमें, राष्ट्रपति में, लेकिन उपराष्ट्रपति मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, साथ ही सदस्य के संसद के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। ये बातें याद रखिएगा, कन्फ्यूजन करता है आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो आज का टॉपिक था जिससे आप लोग सबसे अधिक कन्फ्यूजन में थे, यदि हम उसकी बात करें तो उसका जो प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यह क्वेश्चन था और उसमें सभी लोगों ने कहा कि स्वामी विवेकानंद होगा। यदि ऑप्शन में विवेकानंद न हो तो ये बात ध्यान रखिएगा, उस ऑप्शन में था, एक ऑप्शन था क्या, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी को हम किस नाम से जानते हैं, युवा पुरुष कहा जाता है ना, युवा नेता या युवा पुरुष कहते थे हम।
तो इन्हीं को हम ऑप्शन में टिक लगाएंगे। इन्हीं के उपलक्ष्य में भी युवा दिवस मनाया जाता है। यदि हम राजीव गांधी न रहे और वहाँ पर यदि स्वामी विवेकानंद रहेगा तो वह ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले यह सही होगा। यदि ये नहीं है तो उसके बाद आप इसको टिक लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक था वह था कि डायनामाइट एवं बारूद के आविष्कार को लेकर एक बच्चे को कन्फ्यूजन थी, एक भाई को कन्फ्यूजन थी। उन्होंने कहा कि सर डायनामाइट का आविष्कार आपने बारूद को बताया। देखिए ऑप्शन में बीएचयू में दिक्कत ये है कि हिंदी और ऑप्शन में और इंग्लिश में सबसे अधिक कन्फ्यूजन करता है। ऊपर लिखा है उसने क्या, ऊपर लिखा है उसने डायनामाइट लिखा है। क्या लिखा है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। और नीचे डायनामाइट को हिंदी में क्या लिखा है? बारूद लिखा है। तो मैंने हिंदी का क्वेश्चन पढ़ा था इसलिए वहाँ पर बारूद। देखिए वास्तव में डायनामाइट का मतलब डायनामाइट हिंदी में चाहिए था, बारूद का आविष्कार अलग किया। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। जो मैंने बताया था वह क्वेश्चन सही है, इसलिए कंफ्यूजन मत होएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पेपर को सॉल्व करते समय आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर को क्वेश्चन को पढ़कर ही जवाब देना है। जिसमें सही लगे, नहीं हिंदी सही है ठीक है, नहीं समझ में आए तो एक बार इंग्लिश का भी प्रश्न पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे यदि आप एक क्वेश्चन देखे होंगे कि पूछा था 7 व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर झगड़ा करते हैं और यात्री क्षुब्ध हो जाते हैं, तो वह उन्होंने कौन सा अपराध किया। उसमें दंगा को बोला है इंग्लिश में क्या? एफ्रे बोला है। और बलवा को क्या बोला है? राइट बोला। ये चीज़ें अलग अलग कर दी है, उल्टा पुल्टा कर दिया। तो सिंपल इसका आंसर एफ्रे होगा। क्या हो जाएगा? बलवा हो जाएगा, जो कि हिंदी में बलवा कहते हैं। लेकिन उसके इंग्लिश के हिसाब से उसने क्या दिया है? दंगा। हिंदी के हिसाब से उसने दंगा सही किया। तो ऑप्शन नंबर 2 उसका टिक लगा लीजिएगा, सही होगा। वहाँ पर कन्फ्यूजन मत करिएगा। अगले जो गलती कन्फ्यूजन थी वह थी कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं। ठीक है। अब यह प्रदीप कुमार जोशी, इनके पहले कौन थे? इनके पहले अरविंद सक्सेना थे। ये बात ध्यान रखिएगा, इनकी हाल ही फिलहाल में नियुक्ति हुई है। अगला हमारा जो प्रश्न था कि डिफॉर्मेशन के कितने प्रकार होते हैं। डिफॉर्मेशन देखिए सभी लोग कह रहे हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला स्लेंडर, दूसरा क्या होता है? लाइबल, और तीसरा इन्यूडो। देखिए मेन जो 2 प्रकार होते हैं ये यही होते हैं, लाइबल और स्लेंडर। क्या? लाइबल और स्लेंडर डिफॉर्मेशन के 2 मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन जो आप सभी बोल रहे हैं इन्यूडो, यह इन्यूडो एक जस्ट उसी की भांति का है, सिमिलर होता है, उसका प्रकार नहीं होता है। यह इन्यूडो जो होता है ठीक इसी प्रकार का होता है। और इसमें भी एक अंतर मतलब एक छिपा हुआ इनडायरेक्टली मानहानि की तरफ प्रभाव देता है। कौन? इन्यूडो। लेकिन मेन जो 2 प्रकार होते हैं वह कौन होते हैं? स्लेंडर और लाइबल। स्लेंडर और लाइबल 2 प्रकार, एक अपमान लेख बोलते हैं, एक को बोलते हैं, जब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, एक को बोलते हैं इंग्लिश में पता है, एक में स्लेंडर बोलते हैं और एक को बोलते हैं लाइबल। ठीक है। एक में क्या किया जाता है कि एक में बाई ओरल किसी की मानहानि की जाती है, डिफॉर्मेशन किया जाता है, एक में रिटेन स्टेटमेंट में किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है कि प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। इसको लेकर आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन। देखिए यदि ये पूछे, ध्यान समझिएगा, एकदम कंसंट्रेट हो गए। यदि ये पूछे आपसे कि प्रथम विधि विश्वविद्यालय, प्रथम विधि विश्वविद्यालय यदि पूछे, देखिए हम इसमें कुछ भी वो नहीं लगाए हैं, विधि विश्वविद्यालय, हमने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा विधि विश्वविद्यालय में, मैंने राष्ट्रीय जोड़ा नहीं जोड़ा। जब सीधा सीधा पूछे कि भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, तो वह होगा आपका 1956 में। कब? 1956 में स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पर आपसे यह कहे कि प्रथम और विधि से पहले क्या जोड़ दे? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, मतलब कहाँ स्थापित किया गया, तो वह जो हमने बढ़ाया था ना कि NLU, कौन सा? बेंगलुरु, अर्थात प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो बेंगलुरु में स्थापित हुआ था वह भारत का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। कहीं कहीं पर आपको इसका उत्तर क्या मिलेगा? 1987, कहीं कहीं पर 1988। मैंने जो देखा था NLU SI के वेबसाइट पर, जो उसकी वेबसाइट है वहाँ पर 1988 है, लेकिन आपको मैक्सिमम जगह 1987 मिलेगा। तो यदि आप लगाना चाहें तो 1987 पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने जो देखा था उसकी वेबसाइट पर जाकर 1988 था, लेकिन फिर भी यदि आपको पसंद हो तो आप 1987 लगा सकते हैं। अगले की बात करें हम कि हाँ, अपराध के तत्व के लिए कैसे आपको एग्जाम में देखे होंगे कि हर 3-4 जगह पेपर में क्वेश्चन आया है कि अपराध के या क्राइम के जो मेन 2 इंग्रेडिएंट है कौन कौन से, तो उसमें कई जगह अलग अलग आंसर दिया। किसी में बोला है कि मोटिवेशन या मोटिव और इंटेंशन को भी उसमें क्राइम का एक पार्ट बताया। लेकिन ध्यान रखिए
क्राइम को करने के लिए मेन 2 ही इंग्रेडिएंट होते हैं। मैंने बताया था क्राइम को, जब मैंने स्पेशली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि पहला होता है क्या, एक्टस रियस होता है, और दूसरा क्या होता है, मेंस रिया होता है। यही दोनों मिलकर फॉर्मेट करते हैं किसका, किसी क्राइम या ऑफेंस को। तो यही 2 होते हैं, इसके अलावा नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। अगला हमारा जो कि आज का सबसे लास्ट टॉपिक है, हम अधिकार को लेकर सबसे अधिक कंफ्यूजन में होते हैं कि कौन सा अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है। जैसे सबसे पहले बात करें कि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, यह किस प्रकार का अधिकार है, संवैधानिक है, विधिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या है। तो यह वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है। क्या है, विधिक अधिकार है। और इस संविधान या विधिक अधिकार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीगल राइट। क्या बोलते हैं, लीगल राइट। तो याद करिएगा, जो फंडामेंटल राइट के पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब क्या है, लीगल राइट है। और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है संविधान में, हमें 300A में या 300 क में मिलता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है, पूछता है कि वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है। देखिए, यदि आपका जो राइट टू वोट है, क्या है, राइट टू वोट है, यह क्या है, यह आपका एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक अधिकार है, अर्थात संविधान के अंतर्गत एक प्रदत्त अधिकार है। और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, आर्टिकल 326 में देखने को मिलता है। कहाँ पर, 326 आर्टिकल हमें बताता है किसके बारे में, वोट देने के अधिकार के बारे में। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, 326 बताई गई किसकी बात, राइट टू वोट की बात। और क्या है, संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। संवैधानिक बार बार कर रहे हैं, कंफ्यूजन मत होइएगा, लिख लीजिएगा पेपर में लेके, कॉपी में पेन लेके, कि राइट टू वोट क्या है, संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है। अब तीसरी जो चीज़ पूछी जाती है आपसे कि राइट टू फ्लाई, राइट टू फ्लाई अ फ्लैग, मतलब झंडा फहराने का अधिकार आपका किस प्रकार का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं। आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपको लगेगा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्या है क्या नहीं। देखिए, यह जो दिल्ली हाई कोर्ट था उसने कहा था एक अपने जजमेंट में कि यह जो झंडा फहराने का अधिकार है वो हमारे 91A के अंदर क्या है, एक मूल अधिकार है। क्या है, 91A के अंतर एक मूल अधिकार है, अर्थात फंडामेंटल राइट है। क्या, राइट टू फ्लाई अ फ्लैग, मतलब झंडा फहराने का अधिकार हमें क्या मिला है, एक राइट टू फंडामेंटल राइट के तहत मिला है। किसमें, आर्टिकल 91A में, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है ये। अगला हमारा जो सबसे कंफ्यूजन में आता है कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन, कौन सा, सूचना का अधिकार। यह आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन में पैदा करता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन लीगल राइट है कि आपका फंडामेंटल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या है। देखिए, लीगल राइट है या एक सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, यह एक विधिक अधिकार है या फिर लीगल राइट है। क्या है, विधिक अधिकार है या फिर लीगल राइट, क्या, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसको एक बार फिर जल्दी से रिवाइज करते हैं। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार, विधिक अधिकार या फिर लीगल राइट। और ठीक इसी प्रकार सूचना का अधिकार भी क्या है, लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। और राइट टू फ्लाई ए फ्लैग, मतलब झंडा फहराने का अधिकार क्या है, यह मूल अधिकार है। और साथ ही राइट टू वोट, यह क्या है, संवैधानिक अधिकार है। कौन सा, संवैधानिक अधिकार, क्या, राइट टू वोट, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 326 के अंतर्गत। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने इस वीडियो में माध्यम से चर्चा। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि जिले का सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय क्या होता है। देखिए, कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका जो सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो किस कैटेगरी में बात की जा रही है, यहाँ पर क्रिमिनल कैटेगरी में। ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल कैटेगरी में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं सेशन कोर्ट, या फिर हिंदी में बोल लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, सत्र न्यायालय। देखिए, ये सभी जितने भी प्रश्न बताएंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो अंत तक देखिएगा। पहला हमारा प्रश्न था कि किसी जिले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है,
किस दृष्टि से? क्रिमिनल कैटेगरी से। तो वह कौन सा होता है? सत्र न्यायालय, या फिर उसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट बुलाते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि मेहर की चर्चा कहाँ पर की गई है? किसकी चर्चा? मेहर की। सबसे ध्यान रखिएगा, मेहर पूछ देता है कभी कभी कि मेहर की चर्चा कहाँ पर की गई है। तो मेहर की चर्चा की गई हमारे कहाँ पर की गई है? वह की गई मुस्लिम विधि में की गई है। ये बात पूछे कि मेहर की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो आप बताएंगे कहाँ पर? मुस्लिम लॉ में की गई है। अब देखिए मेहर होता क्या है, अब ये समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉरी दी जाती है ना, दहेज दिया जाता है, हिंदुओं में दहेज दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डॉरी। उसी प्रकार सिमिलर होता है मेहर, और वो कहाँ पर बात की जा रही है? उसकी मुस्लिम लॉ में बात की जा रही है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मेहर की चर्चा निम्नलिखित में से कहाँ की गई है, तो आपका उत्तर होगा कहाँ पर? मुस्लिम विधि में। तीसरा हमारा प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक पीठें हैं, खंडपीठ स्थित है? देखिए सर्वाधिक खंडपीठ स्थित है कहाँ पर? देखिए हमारे, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कि कितने हैं? ध्यान दीजिए, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालयों की संख्या है हमारे देश में? देखिए पहले कितने थे? 22 थे। फिर कितने हुए? पहले कितने थे? 24 थे। ठीक, एक बना तेलंगाना वाला राज्य अलग हुआ, प्लस एक अमरावती हाई कोर्ट बना था, कितना हो गया था? 25 हो गया था। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जैसे ही क्या हो गया, जम्मू कश्मीर राज्य था ना, क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब उसको बांट के क्या बना दिया गया? अब ये यूटी बन गया। तो इसमें का जो श्रीनगर का हाई कोर्ट था, अब ये पहले राज्य कैटेगरी में आता था, इसलिए 25 था, अब ये यूटी बन गया, तो इसमें से एक घटा दीजिए, कितना हो गया? 24 हाई कोर्ट कहाँ पर हैं? 24 हाई कोर्ट राज्यों में हैं। कहाँ पर? राज्यों में हैं। साथ में बात करें इसको लेकर, प्लस एक कितना हो जाएगा? 25 हाई कोर्ट हैं कुल, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। कहाँ कहाँ पर? पहला तो था कहाँ पर? नई दिल्ली में था। कहाँ पर था? नई दिल्ली में था। और दूसरा जो हो गया वह कहाँ पर हो गया? जम्मू कश्मीर में हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में कुल कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर उच्च न्यायालय है? तो कुल 2 हैं, नई दिल्ली के पास और हाल ही में बने जम्मू कश्मीर के पास। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का कहाँ पर है? वह है लद्दाख में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें, हमारा प्रश्न क्या था कि किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक संख्या में पीठें हैं? तो वह है असम का गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कहाँ पर? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक खंडपीठें हैं, पूछी जाती हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की हैं। अब देखिए इसका जो खंडपीठ है वह 4 क्षेत्रों को कवर करता है। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए वह 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अन्य भी है जिसका 4 है, लेकिन इसकी जो न्यायिक क्षेत्र की स्थिति है यह उससे कहीं ज़्यादा है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय रखेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए वह चारों कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसका अधिकार किसको मिला है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय को मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि किस उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार सबसे ज़्यादा है? वह है 25, मतलब गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सबसे ज़्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है कि नेशनल जुडिशियल अकादमी कहाँ पर स्थित है? कौन सा? नेशनल जुडिशियल अकेदमी। यह आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, कभी कभी पूछ देगा तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रथम विधि विश्वविद्यालय, ठीक इसी प्रकार पूछा जाता है कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है? तो देखिए यह मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो राजधानी है कहाँ पर? भोपाल। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है क्या? नेशनल जुडिशियल एकेडमी। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य का उच्च न्यायालय किसके पर्यवेक्षण में काम करता है? किसके सुपरविजन में काम करता है? हाई कोर्ट। सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट के ऊपर क्या है? हाई कोर्ट के ऊपर क्या है? हाई कोर्ट के ऊपर एक ही चीज़ तो है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के ऊपर कौन सुपरविजन करेगा? वही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन करता है किसका? हाई कोर्ट का। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट। अगला हमारा प्रश्न है क्या कि संपत्ति का अंतरण में से क्या संपत्ति का अंतरण नहीं माना जाता है? देखिए संपत्ति के अंतरण में जो वसीयत होती है, क्या? वसीयत को हम बोलते हैं विल। क्या बोलते हैं? विल। अब ये जो विल होती है इसको संपत्ति का अंतरण या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसफर ऑफ
प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कम से कम 2 बार रिपीट किया है BHU एंट्रेंस एग्जाम के LLB वाले सेक्शन में 2 बार कि निम्नलिखित में से कौन संपत्ति का अंतरण नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, वह क्या है, वसीयत। वसीयत विल जो है यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। अगला हमारा जो प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वह कहाँ पर विधि का काम नहीं कर सकते। देखिए, उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो जिस हाई कोर्ट में जज रहते हैं, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट अर्थात कहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है, तो यहाँ से रिटायर होने के बाद यह इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्य नहीं कर सकते, जबकि इसके अलावा जो अन्य हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट होगा वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन जिस न्यायालय का वह व्यक्ति होगा, जिस न्यायालय के वह जज होंगे, वहाँ पर कार्य नहीं कर सकते। ये बात नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है क्या कि किसी अजन्मे व्यक्ति को किया गया अंतरण क्या होता है। मतलब कोई अनबॉर्न पर्सन है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, अनबॉर्न पर्सन है, उसका जन्म नहीं हुआ है, तो वह अंतरण क्या होगा, शून्य होगा, वैलिड नहीं होगा, वाइडेबल होगा, क्या होगा। देखिए, तो यह जो अंतरण किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, वह वैध नहीं माना जाता। मतलब यह वैलिड नहीं है, क्या वैलिड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, एक्टिविटीज़ याद कर लीजिए। यदि कोई अनबॉर्न पर्सन के साथ ट्रांसफ़र की बात की जाएगी तो ट्रांसफ़र की बात वह क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र वह हो जाएगा इनवैलिड अर्थात वैध नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वह कहता है कि यदि दान के प्रतिग्रहण के पूर्व, मतलब कोई गिफ्ट है उसके एक्सेप्टेंस के पूर्व दानदाता अर्थात जो है जो अदाता है वह क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा, तो वह जो चीज़ हो जाएगा, यदि अदाता की जो मृत्यु हो जाती है दान के पूर्व ही, दान के एक्सेप्ट करने के पूर्व ही यदि अदाता की मृत्यु हो जाती है तो वह दान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, वाइड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अदाता की मृत्यु के बाद, मतलब कि अदाता की मृत्यु हो जाए कोई दान या ट्रांसफ़र करने से पहले, तो वह क्या हो जाएगा, वह दान शून्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक भतीजी है, अपने एक भतीजी को अपने क्या करती है, 10,000 रुपये देती है, लेकिन भतीजी अपने पति का अभित्याग कर देती है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को कई बार मिला होगा, या पेपर रिसॉल्व करेंगे उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा वह यही होगा, यदि वह पति का अभित्याग करेगी, किसका, पति का अभित्याग करेगी, तो वह जो 10,000 रुपये का अंतरण दिया गया है उसे, वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन वही है कि पति का अभित्याग न करे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, या फिर शून्य ऑप्शन सबका सही होगा। टिक लगा लीजिएगा शून्य ऑप्शन, या फिर लिख लीजिएगा। देखिए, जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सब के सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न इधर उधर का नहीं है। तो जितने भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप आराम से चीज़ों को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला हमारा जो प्रश्न है कि यदि किसी संविदा के पक्षकार की सहमति, मतलब किसी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कोई एक पार्टी जो है उसकी जो हम कंसेंट कैसे लें, बाई किसी के प्रेशराइज करके लें, किसी के साथ मतलब उसके ऊपर प्रभाव डाल के उसका लें, मतलब बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसको हम बोलते हैं, असम्यक असर, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किसी पक्षकार की सहमति हम प्राप्त करें, तो वह कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा। देखिए, जब हम किसी के सहमति में क्या करें, अनड्यू इन्फ्लुएंस करें, मतलब किसी के ऊपर हम कोई असम्यक क्या करें, प्रभाव डालें, तो वह जो होता है प्रभाव, जो वह कॉन्ट्रैक्ट होता है वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या, उसको हम बोलते हैं शून्यकरण। देखिए, जब हम किसी का कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, बाई मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं, मतलब हम कोई चीज़ दूसरी दिखाई जाती है और होती कुछ और है, इसी को बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं हिंदी में दुर्व्यपदेशन। मतलब कि मिस रिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वह क्या होता है, वाइडेबल होता है, या फिर हिंदी में बोल लें शून्यकरण होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक सिंपल सा है कि ए मान लीजिए एक अंगूठी पाता है, रास्ते में जा रहा होता है, अंगूठी पाता है, और क्या होता है कि वह उस अंगूठी को लेने के पश्चात एक जौहरी को बेच देता है। तो यहाँ ए ने कौन सा अपराध किया, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। देखिए, यहाँ पर उसने अपराध किया किसका,
क्रिमिनल एप्रोप्रिएशन का अपराध किया, अर्थात उसको बोलते हैं आपराधिक दुर्विनियोग। मतलब इसमें होता क्या है, देखिए क्रिमिनल एप्रोप्रिएशन में इसका मतलब क्या होता है, देखिए जान लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी दूसरे की संपत्ति, अब उसकी संपत्ति तो पाएगा नहीं अपने रास्ते पे, यदि किसी दूसरे की संपत्ति वह पाता है और उसे उस संपत्ति को अपना बनाकर किसी दूसरे को बेच देता है, कुछ कर देता है, तो वह क्या कहलाएगा, अब उसको बोलते हैं हिंदी में आपराधिक अभित्रास बोलते हैं। तो यहाँ आप उसने कौन सा अपराध किया, आपराधिक उसको बोलते हैं अभित्रास का अपराध किया। अगला हमारा प्रश्न है आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर क्या है। देखो व्हाइट पेपर क्या है कि हमारे इंडिया की गवर्नमेंट में सरकार का जो कथन होता है, जो स्टेटमेंट होता है, वह क्या कहलाता है, व्हाइट पेपर के थ्रू होता है। देखिए मतलब सिंपली ये जान लीजिए कि किसी योजना के विषय में सरकार का जो कथन होगा या जो स्टेटमेंट होगा वह क्या कहलाएगा, व्हाइट पेपर कहलाएगा। अब हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए, देखिए कभी कभी पूछ दिया जाता है कि व्हाइट पेपर का संबंध किससे, किस देश से है। यदि व्हाइट पेपर का संबंध पूछ देगा, पेपर जुड़ा हुआ है, तो यह हो जाएगा इंडिया। अब हमें ये बताइए कि यदि हम यहीं पर व्हाइट बुक लिख दें तो यह किस देश से जुड़ा हुआ है, व्हाइट बुक, ठीक है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है कि जमानती अपराध में जमानत देने का अधिकार किसके पास है, मतलब बेलेबल ऑफेंस में किसके पास अधिकार है कि यह आपको क्या करे, बेल दे सके। ठीक है, यदि बेलेबल ऑफेंस है अर्थात वह जो कैटेगरी उसमें क्राइम की क्या होगी, कम होगी। यदि बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें दो लोग आपको जमानत दे सकते हैं। पहला तो आपको कोर्ट तो देगा ही देगा, तो कोर्ट इसको मतलब बोले न्यायालय, या फिर दूसरा कौन दे सकता है, पुलिस ऑफिसर दे सकता है, इसको हम बोलते हैं पुलिस अधिकारी। तो इसमें दोनों के पास अधिकार है कि वह आपको क्या करे, आपको बेल दे सके। किस में, ध्यान दीजिएगा, बेलेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल में नहीं। यदि नॉन बेलेबल की बात करेगा तो केवल और केवल उसमें अधिकार किसके पास है, कोर्ट के पास अधिकार है कि आपको क्या करे, वह दे सके। जरूरी नहीं कि दे ही दे, लेकिन आपके पास केवल और केवल देगा तो कौन, कोर्ट देगा। सबसे पहले किसकी, लोक अदालत की। आपके एग्जाम में देखिए पूछा क्या जाएगा, हमको इसके बहुत डीप में नहीं जाना है, जो जो चीज़ें पूछी जाती है उन्हीं के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे पूछेगा क्या सबसे पहले कि यह जो लोक अदालत है यह किस एक्ट के थ्रू बना। आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा कि यह बना लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में। कब, विधिक प्राधिकरण अधिनियम 1987 में। लेकिन इसके पहले से ही यह लोक अदालत की प्रक्रिया चली आ रही थी और इसे मान्यता मिली कब, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोक अदालत कब से मिली इसको मान्यता, 1987 में। देखिए लोक अदालत सबसे पहले स्थापित करने की बात की जाए तो सबसे पहले स्थापित किया गया था कहाँ पर, गुजरात के जूनागढ़ में 1982 में। गुजरात के जूनागढ़ में 1982 में किया गया था, जबकि सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये हेल्ड कहाँ हुआ था, सबसे पहले कहाँ पर इसके बारे में इसका जो सत्र था चला था वह कहाँ चला था, चेन्नई 1986 में। आपके ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा यदि फर्स्ट टाइम हेल्ड की बात करेगा तो 1986, बाकी के लिए क्या बोलेंगे, जूनागढ़ गुजरात या 1982। मैक्सिमम आपके प्रश्न से यहाँ से आते हैं और यहाँ से आते हैं। दो आपके प्रश्न आएंगे कि लोक अदालत किस अधिनियम के तहत बना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत बना, और यह कब फर्स्ट टाइम हेल्ड कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था चेन्नई में 1986 में। ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह जो लोक अदालत है, यह लोक अदालत में एक ई लोक अदालत का नया कॉन्सेप्ट आया। तो ई लोक अदालत का नया कॉन्सेप्ट किसने लाया, वह लाया किसने, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट था वहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ई लोक अदालत की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, ये ई लोक अदालत की नहीं, मैं यहाँ पर ई लोक अदालत की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ई लोक अदालत हेल्ड कहाँ हुआ था, 1986 में चेन्नई में, उसके पहले गुजरात जूनागढ़ में। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्राम न्यायालय की, विलेज कोर्ट की बात करते हैं। देखिए मामले भारत में जुडिशरी में बहुत ज़्यादा हैं, उसको निपटारा करने के लिए अलग अलग न्यायालय बनाए गए। उसी क्रम में था ये हमारा क्या, ग्राम न्यायालय। यह जो ग्राम न्यायालय था, यह ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत बना था, और इसकी जो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर 2009 को शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले ग्राम न्यायालय राजस्थान के ग्रामों में शुरू किया गया। कहाँ पर, राजस्थान में।
अब पूछा क्या जाएगा आपसे कि ग्राम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत। और कब से इसने कार्य करना प्रारंभ किया, 2 अक्टूबर 2009 से। और सबसे पहले ग्राम न्यायालय किस राज्य में स्थापित हुआ, तो वह हुआ था कहाँ पर, राजस्थान में। अगली बात हम करें मोबाइल कोर्ट की। मोबाइल कोर्ट से आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए अभी तक वो यह पूछा गया कि मोबाइल कोर्ट सबसे पहले किस राज्य में या किस स्थान पर लागू हुआ। तो सबसे पहले देखिए इसके बारे में एक एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जो ये मोबाइल कोर्ट है इसकी अवधारणा भारत में विकसित की गई किसके द्वारा, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यह मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। और सबसे पहली बार इसका जो प्रयोग किया गया था इस मोबाइल कोर्ट का 2007 में हरियाणा के मेवात क्षेत्र में किया गया था। कहाँ पर, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट के रूप में आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, अगली बात हम करें कि यह मोबाइल कोर्ट का एक अन्य नाम है, उसको हम बोलते हैं पहियों पर न्यायालय। क्या, पहियों पर न्याय। ध्यान दीजिएगा। अब एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि परिवार न्यायालय का किस अधिनियम के तहत या परिवार न्यायालय किस वर्ष क्या आया, यह एग्जिस्ट किया, या परिवार न्यायालय का कॉन्सेप्ट किस वर्ष आया। तो ये परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत लाया गया था। कब, 1984 में। ध्यान दीजिएगा कि 1984 में परिवार न्यायालय का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और अधिनियम की बात पूछे किस एक्ट के तहत इसका गठन की बात करें तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत। अब हम बात करते हैं उसके आगे की ग्रीन बेंच से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्रीन बेंच को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जो ग्रीन बेंच था इसका गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 से। देखिए यह काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि हरित पीठ अधिकरण का गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के थ्रू किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा, हरित अधिकरण की बात कर रहे हैं, मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में। और ग्रीन कोर्ट ऑफ इंडिया की जो कॉन्सेप्ट आया था, या ग्रीन कोर्ट ऑफ इंडिया को कब इस्टेब्लिश किया गया, तो विधि आयोग के 186वें रिपोर्ट पर क्या बना था, ग्रीन कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सी रिपोर्ट पर, 186 में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम कि जो ग्रीन बेंच ट्रिब्यूनल यह बना, यह कब स्थापित हुआ, यह स्थापित हुआ कब, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित हुआ। और प्रथम ग्रीन बेंच कब था, तो प्रथम ग्रीन बेंच स्थापित हुआ था 16 अप्रैल 1996 को, जिसमें सबसे पहले बात कहाँ स्थापित हुआ था, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थापित हुआ था। कौन, प्रथम ग्रीन बेंच। और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं कि प्रथम ग्रीन बेंच कहाँ स्थापित किया गया था, तो प्रश्न आप उसका उत्तर होगा क्या, कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था। कहाँ पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था। और हम बात करें कि हम देखिए दो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि प्रथम ग्रीन बेंच स्थापित करने वाला उच्च न्यायालय, तो वह कौन था, कलकत्ता उच्च न्यायालय। पूछ देगा कि प्रथम या ग्रीन जज के नाम से किसे जानते हैं, तो कुलदीप सिंह को हम ग्रीन जज के नाम से जानते हैं। और वहीं ग्रीन जज न पूछ कर एडवोकेट पूछ दे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, MC मेहता। क्या हो जाएगा, MC मेहता को हम ग्रीन एडवोकेट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें, दो अन्य कोर्ट बचे हुए हैं, 3 कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो जितने पेंडिंग मामले होते हैं उनका कम समय में उनको न्याय देने का जो एक प्रक्रिया बनाया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट। और इसकी स्थापना, इससे आपसे जो प्रश्न आएगा एग्जाम में कि कब स्थापित किए गए और कौन सी वित्त आयोग की सिफारिश पर स्थापित किए गए, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई थी कब, सन 2000 में। और 11वीं वित्त आयोग ने सिफारिश किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट को लाने का। कौन, फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ पर कब स्थापित हुआ, 2000 में हुआ स्थापित, और 11वीं वित्त आयोग के रिपोर्ट पर स्थापित हुआ। अब हम बात करें ई कोर्ट या फिर ई अदालत की। ई कोर्ट या ई अदालत 2005 में स्थापित हुआ ICI के द्वारा। क्या, 2005 में स्थापित हुआ ICI के द्वारा। और ई अदालत के तहत प्रथम जो न्यायालय बना था ई अदालत, वह बना था कौन, हैदराबाद हाई कोर्ट। कौन बना था प्रथम ई अदालत, हैदराबाद हाई कोर्ट। देखिए हाल ही में ई पंचायत, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, ई पंचायत बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वह कौन है, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश क्या है,
ई पंचायत बनाने वाला प्रथम राज्य है। ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न, अगला पॉइंट है कि उपभोक्ता न्यायालय मतलब कंज्यूमर कोर्ट की बात की गई है। और ये लास्ट टॉपिक है आज का। यह जो उपभोक्ता न्यायालय इसका गठन हुआ था, यही पूछा जाता है आपसे कि उपभोक्ता न्यायालय का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था। वह हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत हुआ था। क्या? उपभोक्ता न्यायालय का गठन। और इसका जो गठन हुआ था वह किस डेट को हुआ था, मतलब कब लागू हुआ, ये इससे एग्जाम में आपके प्रश्न आए हैं। क्या कि उपभोक्ता न्यायालय कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ 24 दिसंबर 1986 से यह लागू हो गया था। क्या? आप सभी जानते होंगे आपके एग्जाम में किसी न किसी एक इंस्टीट्यूशन से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और हम वही आज इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है। जैसे NLU दिल्ली, NLU असम, उसके बाद बात करें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेंगलोर की, या फिर नालसा, नालसार। ऐसे जो प्रश्न आते हैं आपके इन्हीं से आते हैं कि किस एक्ट के थ्रू बने, या फिर इन्हीं चीज़ों से प्रश्न आपको घुमा फिरा के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जानकारी ना होने की वजह से, या फिर एक फैक्ट एक जगह कलेक्ट ना होने की वजह से आप उन चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर पाते, उनके ऊपर कमांड नहीं कर पाते। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारी आज बात करेंगे, हम बात करेंगे इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशंस की, मतलब जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ILI। कभी कभी आपको ILI सीधे देकर पूछ देगा इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर ILI का मतलब क्या है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले यही स्थापित किया गया था भारत में। कब? 1956 में, अर्थात 1956 में। और कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? नई दिल्ली या न्यू दिल्ली में या नई दिल्ली में किया गया था। अब देखिए, आपको एक एक पॉइंट याद रखने हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पर इस्टेब्लिश है, वह प्लेस क्या? तो न्यू दिल्ली। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956। भारत का सबसे पहले सबसे पुराना विधिक संस्थान तो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जो कि कब हुआ था? 1956 में, नई दिल्ली में। अब एक चीज याद रखिएगा कि यह जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, इसको इनोग्रेट किया था, इसका उद्घाटन किया था किसने? उस समय के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कब? 1957 में। यह वर्क करना कब से शुरू प्रारंभ किया, यह कार्य करना प्रारंभ किया यह इंस्टीट्यूशन कब? 1957 में। और बनकर तैयार स्थापित कब हो गया था? 1956 में स्थापित हुआ था। प्रश्न आपको आएगा तो ये टिक लगाना है। ये कार्य करना प्रारंभ किया था 1957 में, और इसका उद्घाटन किसने किया? उस समय के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज़ याद रखिएगा। अब पूछा जा सकता है आपसे तीन चीज़ें पूछा जा सकती हैं कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन कौन होते हैं या फिर चांसलर कौन होते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CJI, या फिर बोल रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह इस इंस्टीट्यूशन अर्थात इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशन के क्या होते हैं? वो हेड होते हैं। अब बात करें वाइस चेयरमैन की या फिर उपाध्यक्ष की, तो जो भारत के लॉ मिनिस्टर या कानून मंत्री और जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, इस इंस्टीट्यूशन के वो क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। कभी कभी करंट में जो निदेशक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसके जो वर्तमान में जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशन के, वह है कौन? प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा। ध्यान रखिएगा, इतनी सभी बातें जितनी बताई बहुत कंसाइज फॉर्म में बताई जा रही है, कोई डीप नॉलेज नहीं है। आपका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को कॉपी के थ्रू लिख कर याद कर लीजिएगा। अगर हमारा जो इंस्टीट्यूशन हुआ क्या? नालसा। देखिए, नालसा और नालसार में अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा। नालसा का मतलब होता है, कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ जाते हैं और मैक्सिमम टाइम पूछे भी गए। तो नालसा का मतलब होता है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यह कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक अथॉरिटी है जिसके द्वारा कि जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन होते हैं उनको लीगल सर्विस या लीगल जो सेक्शन होते हैं उनको प्रोवाइड करने का काम किया जाता है इसी नालसा के द्वारा। ठीक है, और यह जो नालसा है यही लोक अदालत क्या करता है? फॉर्म करता है, ऑर्गेनाइज करता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यायालय के प्रकार में ग्रीन बेंच, लोक अदालत, परिवार अदालत, कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, इनकी चीज़ों की चर्चा की थी। तो उनमें जो लोक अदालत होता है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम किसका है? नालसा का। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड बाय नालसा। कौन? नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यह जो नालसा हुआ था, किस एक्ट के थ्रू नालसा का गठन किया गया था? तो नालसा का गठन किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में। कौन? 1987 में किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत। अब पूछा जाता है कि यह जो नालसा है यह किस वर्ष और कहां पर स्थापित किया गया? तो यह 1987 में इसको स्थापना की गई। इसकी कहां पर? न्यू दिल्ली में की गई। कहां पर? न्यू दिल्ली में 1987 में। कभी कोई पर्पज
पूछता है तो मैंने पर्पज बता दिया है कि प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर ऑर्गेनाइज ऑफ लोक अदालत। अब सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें निकल कर आती है कि नालसा के हेड कौन होते हैं। तो नालसा का हेड सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नालसा का हेड होता है। तो आपको इस वीडियो में 3 जगह हेड देखने को मिलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का भी हेड कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नालसा का भी हेड मैंने कौन बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा। तो नालसा हो गया। अब हम बात करेंगे नालसार की। यह नालसा था, इसमें आर जोड़ दी हो जाएगा नलसार, मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। देखा, इसका फुल फॉर्म अलग है, इसका एकदम डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये मत करिए कि ये इतना करने के बाद लास्ट में रिसर्च जोड़ दे, नहीं, इसका मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। यह पढ़ाई संबंधित है, यह एक विधिक संस्थान है। अब यह बात पूछा जाए कि नालसा की स्थापना कब और कहां की गई। सबसे अधिक प्रश्न आता है कि यह कहां पर है और कब स्थापित किया गया। ये देखिए, यह स्थापित किया गया था 1998 में। कहां पर, हैदराबाद का एक स्थान है सिकंदराबाद। कहां पर, सिकंदराबाद। और ये हैदराबाद पड़ कहां रहा है वर्तमान में, तेलंगाना में। तो यह सिकंदराबाद हैदराबाद, देखिए यह तेलंगाना के हैदराबाद के सिकंदराबाद क्षेत्र में स्थित है। कौन, यह नालसा। तो कोई भी पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछा जाता है ये कहां, ऑप्शन में क्या होगा, हैदराबाद होगा। हैदराबाद नहीं होगा तो सिकंदराबाद होगा, और सिकंदराबाद नहीं होगा तो आपका तेलंगाना होगा। इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है क्या, हैदराबाद। तो नालसार कहां पर स्थित है, हैदराबाद में। किस वर्ष स्थापना की गई, 1998 में। अब किस एक्ट के थ्रू नालसार लाया गया, तो ये प्रश्न आया भी है। यदि BHU का एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा तो वहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, या क्लैट के एग्जाम में पूछा गया कि नालसार की स्थापना किस एक्ट के थ्रू की गई। तो नालसार की स्थापना पहले तो तेलंगाना, क्या ये और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही में थे। तो उस समय आंध्रा गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पास किया था 1998 में, उसी एक्ट के थ्रू इस नालसार की स्थापना की गई। कब एक्ट पास किया था, 1998 में। किसने, आंध्रा गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर ने, विधानसभा ने एक एक्ट पास किया था, उसी के थ्रू नालसार की स्थापना की गई। अब पूछा जा सकता है कि नालसार के चांसलर कौन होते हैं। तो नालसार के चांसलर कौन होते हैं कि उस नालसार कहां पर स्थित है, हैदराबाद में। तो हैदराबाद जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस है, इसके क्या होते हैं, नालसार के चांसलर होते हैं। ध्यान रखिएगा, नालसा के चांसलर कौन, हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब हम बात करें अगले विश्वविद्यालय की, अगले विधिक संस्थान की, NLU दिल्ली। NLU का मतलब होता है क्या, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात करिए, कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देता है क्या, NLUD, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। कभी कभी ये पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, इसको स्टैब्लिश किया गया कब, 2008 में स्टैब्लिश किया गया। और कहां पर, न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया। तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए बोल देगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कहां पर स्थित है, तो न्यू दिल्ली में है। कब, 2008 में है, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि यह NLU दिल्ली किस एक्ट के थ्रू इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो यह किया गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 2007। ध्यान रखिएगा, 2007 याद रखिएगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 2007 के अंतर्गत इस NLU दिल्ली का गठन किया गया। और इसके जो चांसलर होते हैं वह कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। कौन, जो दिल्ली का उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करें, हाई कोर्ट की बात करें, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वह क्या होता है, वर्तमान का उसका NLU दिल्ली का क्या होता है, चांस होता है। अब हमें ये बताइए, जैसा कि सभी अभी तक आप जान होंगे कि केवल और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन था उसमें, जिसमें हाई कोर्ट था उसका, नई दिल्ली था। अब बताइए कि अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें उनका खुद का अपना हाई कोर्ट है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लीगल की जितने भी लॉ के एग्जाम्स है उनके लिए। क्या कि कितने संघ शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में वर्तमान में कि हाई कोर्ट्स हैं। जैसे पहले क्या था, केवल केवल एक में था, वो न्यू दिल्ली में था, जिसके पास हाई कोर्ट भी है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट है जो कि पूरे देश के लिए है, ठीक है। लेकिन अब बताइए कि वर्तमान में कितने राज्यों के पास, क्या कितने संघ शासित प्रदेशों के पास क्या है, हाई कोर्ट है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। अब जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखा गया है, कभी कभी पूछ देता है कि मोटो क्या है, मतलब इसका जो पंक्ति होता है वह क्या है, जो NLU दिल्ली का, तो वह है क्या, न्यायस्त्रतम प्रमाणम स्यातम, मतलब ठीक है, न्यायस्त्र प्रमाणम स्यातम। इसको याद कर लीजिएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि यह मोटो किस विधि के संस्थान का है, या फिर पूछता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कौन सा
मोटो है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करें NLSIU मतलब भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेंगलोर की, इससे क्वेश्चन आए हैं। इससे क्वेश्चन क्या है हम आप बताएंगे। देखिए जो NLSIU है यह कहाँ पर स्थित है, या पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई, 1998 में। कब की गई, 1998 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। जस्ट मिनट, 1998 नहीं होगा, 1988 होगा। कितना, 1988 होगा, ध्यान रखिएगा। और यह जो एक्ट है NLSIU एक्ट है, यह कर्नाटक गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर द्वारा लाए गए एक एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना की गई। किसके, कर्नाटक गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके जो चांसलर होते हैं वह कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हर की तरह यहाँ पे हाई कोर्ट की नहीं बात की जा रही, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या फिर बोल रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके क्या होते हैं, चांस होते हैं। कभी कभी आपको पूछ देगा एग्जाम में, तो आप सोचेंगे कि स्टेट के लेवल का ये चीज़ है, तो ये क्या होगा, इसके हैदराबाद जहाँ पर स्थित है कर्नाटक या बेंगलोर, वहाँ के हाई कोर्ट के क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन नहीं, ये CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। कभी कभी मोटो पूछ देता है, तो मोटो याद रखिएगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, क्या इसका मोटो है, NLSIU का मोटो है। सबसे यदि पूछे आपसे क्वेश्चन कि कौन सा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, NLSIU को कब या 1988 में गठन किया गया था, जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम बात करें लास्ट के आज के कि NLUAA मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी असम। पूछ देगा कि NLUAA कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थापित है कहाँ पर, असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी में स्थापित है। और इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था, 2009 में किया गया था। कब किया गया था, 2009 में किया गया था। अब हम बात याद रखिएगा कि इसके जो चांसलर हैं, NLUAA के जो चांसलर हैं वह कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट होते हैं। कौन, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं, प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, वह NLUAA के क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। और जो इसका मोटो है वह है क्या, इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंट। क्या, इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, यह इसका मोटो है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख विधिक संस्थानों लॉ इंस्टीट्यूशंस की डिटेल में चर्चा की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कैसा वीडियो लगा, साथ ही लाइक को बटन को प्रेस कर दीजिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।